हर पोस्टिंग जो है उसमें तनख्वाह बराबर मिलती है। कि हमारी जो फोर्सेस थी आर्मी वगैरह उनको बॉर्डर की तरफ भेज दिया गया, तो इंटेलिजेंस के बेस पर ऑपरेशन किए गए। टेररिज्म था वो था, मैं उसको चैलेंजिंग नहीं कहूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। मैं हूं अमित गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 1 to 1, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपको किसी ना किसी पर्सनैलिटी से हर बार मिलवाते हैं। और आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1976 बैच के IPS ऑफिसर डॉक्टर अशोक भांजी की। ये कमिश्नर विजिलेंस के रह चुके हैं। जब ये अपनी सर्विसेज दे रहे थे, कई सारी कैपेसिटीज़ में इन्होंने अपना जो योगदान है वो दिया। जैसा मैंने बताया, ये कमिश्नर विजिलेंस रह चुके हैं। उसके अलावा ये DGP रहे हैं, इंटेलिजेंस के DGP रहे हैं, प्रिजन्स के, और भी कई सारी कैपेसिटीज़ में इन्होंने स्टेट में और सेंटर में अपना योगदान जो है वो दिया है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद अमित जी। और आपको बता दूं कि इस समय ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी कोर्ट के मेंबर हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर रहे हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि IPS ही क्यों? आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप IPS ऑफिसर बने? देखिए, बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा और उसका जवाब बड़ा अजीब है कि मैंने पढ़ाई की, MSc PhD, जिस घर से मैं था, हमारे लिमिटेड ज़राए थे, मतलब मीन्स इतने ज़्यादा नहीं थे। मेरे फादर जो थे फौजी थे, तो पढ़ाई के बाद आदमी परेशान होता है, नौकरी मिले। तो हमने भी यहाँ के एक RRL होती थी यहाँ पे, तो उसमें शुरू किया एज पोस्ट डॉक्टरल फेलो। लेकिन कुछ वक्त में मैंने देखा कि भाई नौकरी तो बगैर सिफारिश के नहीं मिल सकती है। तो एक दिन मैं यहाँ रघुनाथ बाज़ार में जा रहा था, उसी दौरान तो मैंने देखा एक बड़ा ही स्मार्ट पुलिस ऑफिसर, कम से कम SP रैंक का होगा वो, और उसके आगे दूसरे पुलिस वाले थे और वो चल रहा था वहाँ। तो उसकी वो स्मार्टनेस और ताजगी और रौनक देख के मैंने कहा कि देखो, नौकरी मिल नहीं रही है, क्यों ना इधर कुछ देखा जाए। तो मैं भी UPSC के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। तो मैंने पहले फॉरेस्ट सर्विस का दिया, फिर मेन दिया, तो दोनों में मेरा हो गया। पहले मैं कुछ देर फॉरेस्ट सर्विस में रहा, उसके बाद IPS में आ गया। तो ये थी कहानी कि भाई सिफारिश न होने की वजह से मैं एकेडमिक्स में नहीं जा सका, मेरे को इधर आ गया। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला IPS के ज़रिए अपने आवाम की सेवा का, देश की सेवा का, तो मुझे बड़ी खुशी है। सर, हमने देखा है कि जब आप IPS ऑफिसर रहे, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में जब आपने सर्व किया, तो एक जो नया चेंज है पुलिस में, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है कि आपने नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की। जैसे कि जब आप DGP प्रिजन्स थे, उस समय आपने रिहैबिलिटेशन स्कीम्स वहाँ पर शुरू की। इसके अलावा आपने वहाँ पर कैदियों के लिए वोकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो भी शुरू किए। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो कैसे, ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, आपकी लाइफ में कई ऐसे लम्हे होते हैं जो आपको फिर मोटिवेट करते रहते हैं सारी उम्र। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि जैसे एक आम आदमी की किस तरह मदद की जाए। आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड में आपको पैसे की वैल्यू समझ आती है कि भाई यू हैव टू वर्क विद इन योर मीन्स। तो इस तरह की बातें बढ़ते बढ़ते फिर जब आगे बढ़ते हैं, जब आप नौकरी में आते हैं, तो आप वहाँ भी कुछ शिक्षाएं पाते हैं। तो मेरी एक शिक्षा ये मैंने पाई कि भाई हर नौकरी जो है, हर पोस्टिंग जो है, उसमें तनख्वाह बराबर मिलती है। तो आप परेशान मत होइए कि आपको प्रेजेंट डिपार्टमेंट में लगाएं या पुलिस एकेडमी में लगाएं या IG कश्मीर लगाएं, तो परेशान मत होइए, तनख्वाह बराबर है और काम करने का मौका हर जगह मिलेगा। तो जब मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय करियर, जब मुझे प्रेजेंट डिपार्टमेंट में लगाया गया, तो मैं एक अच्छे उस मूड से गया कि भाई अगर वहाँ कोई कमी पेशी होगी
तो मैं उसको, मेरे 8-9 महीने रहते थे सर्विस के, तो पूरी करूँगा। तो मैं गया, मैंने वहाँ कई देखी जो छोटी मोटी चीज़ें मैं कर सकता था। और उसमें ये था कि भाई प्रिजनर को देखो, आप प्रिजनर ठीक है उसने गलती कर दी, लेकिन आपने उस प्रिजनर को तैयार करना है कि जब आप उसको जेल से छोड़ो तो वो सोसाइटी में एडजस्ट हो पाना चाहिए। अगर वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होगा तो वापस कुछ वो क्राइम करेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर हिम, आपने उसको तैयार करना है। और वो तैयार कैसे कर सकते हैं आप कि वो भाई रोज़गार क्या पाएगा आगे जाके, उसके घर वाले उससे बातचीत नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने उसको तैयार करना है, मानसिक रूप से और स्किल्स के रूप से तैयार करना है। तो इधर से मैंने ये सोचा कि ये चीज़ें वहाँ कराई जानी चाहिए। सर, जब करगिल वॉर हुई उस समय आप कश्मीर में पोस्टेड थे, तो उस समय की सिचुएशन के बारे में कुछ बताइए कि उस समय वहाँ पर कैसे हालात थे। हालांकि करगिल वॉर का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पूरे देश पे ही था, लेकिन कश्मीर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो उस समय इन्फिल्ट्रेशन कैसा था और उसको रोकने के लिए या उस समय एक इंटरनल जो एटमॉस्फेयर था कश्मीर का, उसको कैसे संभाला गया? देखिए, वो 99-2000 वर्ष जो था वो बड़ा सख्त पीरियड था सरकार के लिए भी, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए। एक तो ये था कि हमारी जो फोर्सेस थी, आर्मी वगैरह, उनको बॉर्डर की तरफ भेज दिया गया। जब उनको बॉर्डर भेजा तो इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा वैक्यूम हो जाता है, तो वैक्यूम होने से वायलेंस बढ़ गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से आने शुरू हो गए, और जो उस टाइम टेररिस्ट इधर आए वो ज़्यादा कमांडर्स थे, वो ज़्यादा फॉरेन टेररिस्ट थे, और उन्होंने सुसाइडल अटैक्स पे जोर दिया। और आप देखेंगे कि 1999 के दिसंबर से लेके आगे कई सुसाइडल अटैक्स हुए। तो एक माहौल ऐसा था कि भाई वायलेंस बढ़ गई, जो उसका इम्पैक्ट था वायलेंस का वो भी बढ़ गया, काफ़ी खून खराबा हुआ। तो ऐसे मौके में एक चैलेंजिंग काम था। जो भी आर्मी की यूनिट्स बची हुई थी, वो सीआरपी थी, बीएसएफ थी और जम्मू कश्मीर पुलिस, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप्स थे, उनकी खबर के मुताबिक, खबर के बेस पर, इंटेलिजेंस के बेस पर ऑपरेशन किए गए। और आप हैरान होंगे कि साल 2001 में 2020 टेररिस्ट मारे गए एक साल में। ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हालात इतने उस वक्त ख़राब हो गए थे फ़ौजों के जाने से, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से, कि 2020 टेररिस्ट एक साल में मारे गए। तो मैं कहूँगा एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम था, और उसको बखूबी निभाया आर्मी ने, पुलिस ने और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। सर, कश्मीर में सर्व करना और भारत के किसी और हिस्से में सर्व करना या फिर जम्मू में सर्व करना, ये उससे कितना अलग है? भाई, जम्मू कश्मीर में जिसने पिछले 30 साल में काम किया है, ऐसी एक्सपीरियंस वो उसको कहीं नहीं मिल सकती है। ठीक है, कई जगह पे हमें नक्सल्स वगैरह के साथ प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमारे लोग बहादुरी से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक मल्टी फेरियस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आपको एक्सपीरियंस भी बड़ा मिलता है, कैसे आप अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग रीजन्स हैं, टेररिज्म है। और रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे कि जो पुलिस ने काम किया है और पैरामिलिट्री ने काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। फिर पिछले 5-6 साल में हालात थोड़े ख़राब हो गए। तो इसमें एक बार फिर देखिए, कोविड भी देखा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, उसके बाद भी जो फॉल आउट होने वाला था वो नहीं होने दिया। उधर से टेररिज्म भी थोड़ा सिर फिर बढ़ाने लगा, सेपरेटिज्म, उसका भी मुकाबला किया। तो मैं कहूँगा कि पिछले 5-6 साल में भी आर्मी, पुलिस, खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर बड़ा ही बहादुरी से और समझदारी से काम किया है, ताकि सिचुएशन जो है स्टेबल रह सके। सर, पर्सनली आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ कौन सा रहा है आपकी सर्विस में? देखो, मैं चैलेंजिंग, अगर आप समझें कि भाई कहाँ पे टेररिज्म था, वो था, मैं उसको चैलेंजिंग नहीं कहूँगा।
मैं इस सवाल को ज़रा मोड़ दे के ये कहूँगा कि आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा काम करना जी। तो मुझे 2 जगह सबसे अच्छी लगी, अगर आप मेरे परिवार से भी पूछो तो वो भी यही कहेंगे, और वो थी एक पुलिस एकेडमी में जी। और एक प्रिजन डिपार्टमेंट में। ओके। तो आपके लोग, आम आदमी कहते हैं कि ये खुड्डा लाइन पोस्टिंग है, लेकिन मैं कहूँगा कि दीज आर पोस्टिंग्स वेयर यू आर द ड्राइवर, आप चालक हैं गाड़ी के। जी। बाकी जो पोस्टिंग होती हैं फील्ड वगैरह में, अच्छी पोस्टिंग है, चैलेंजिंग है, लेकिन आप चालक नहीं हैं, आपको चलाया जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये समझा और मैंने देखा भी कि जैसे पुलिस एकेडमी में आपने जो जो ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, कैसे नए कोर्सेज लगाए जाएं, कैसे उन पुलिस वालों को काबिल बनाया जाए कि वो ग्राउंड रियलिटी से बाहर जाके जूझ सके। तो मुझे लगता है ये मेरी सबसे 2 चैलेंजिंग भी कहो और जिनमें मैं सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहा वो पोस्टिंग थी। तो सर आज के वक्त में जिस तरीके की पुलिसिंग है, और जब आप सिलेक्ट हुए थे नए नए 1976 में, उस समय का जो दौर था, उसके बाद आपने तो सब कुछ देखा, एक्सोडस ऑफ कश्मीरीज भी देखा और तमाम चीज़ें अपनी सर्विसेज में देखी। तो ट्रेडिशनल जो उस समय की पुलिसिंग थी और आज की जो मॉडर्न पुलिसिंग है, इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, अब ये वक्त अलग अलग वक्त है, सो इनको कंपेयर करना इतना आसान नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि क्रिकेट का खिलाड़ी जो 20 साल पहले था और आज का खिलाड़ी है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक अलग दुनिया में था, वो एक अलग दुनिया में। हमारी दुनिया, जब हमने शुरू किया कैरियर, तब ये था कि पुलिस को प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम प्लस ए बिट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत होता था। लेकिन वक्त बदल गया, ख़ास करके जिस स्टेट में हमने या यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेररिज्म आ गया, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आया, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे विद इन लोकल आबादी जो सेपरेटिज्म की तरफ बात करते थे। तो उसने एक नई दिशा दे दी इस सारे काम को। तो पुलिस का काम टेररिज्म फाइट करने की तरफ ज़्यादा चला गया, और वो ट्रेडिशनल रोल पे हम लोग उतना डिवोट नहीं कर सके। मैं नहीं कहता हूँ कि हमने वो नहीं कर रहे, वो भी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें अब दुगना काम करना पड़ रहा है। उधर से आपको क्राइम डिटेक्शन प्रिवेंशन भी करनी है और यहाँ से ये काम भी करना है। कोविड आया तो कोविड में इनको जो आपके रोगों को रोकना था, अस्पतालों के बाहर लगना था, वो काम भी करना पड़ा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पुलिस की, वो उस वक्त और इस वक्त बहुत चेंज है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत भारी हो गई हैं। तो सर, जो नए युवा जो हैं, जो पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं या यूपीएससी के थ्रू आईपीएस बनकर इन सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से इसको एक अप्रोच क्या रखें? वो देखिए, मेरी तो ऐसा है कि 1-2 बातें कहूँगा मैं उनसे। नंबर 1 तो जब आप सर्विस में आते हो तो मेरे एक हमारे टीचर थे, जब मैं छोटा था, खालसा स्कूल में पढ़ता था मैं, तो वो टीचर थे ज्ञानी संतोख सिंह। तो ज्ञानी जी कहते थे, पुत्रा सच बोल, सर्वत्र भला कर। सो आई वुड टेल दीज यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स कि भाई जब तुम सर्विस में आओ, सच्चाई से काम करो जी, और सर्वत्र भला कर। ट्राई टू हेल्प द पर्सन हु इज़ डिजर्विंग एंड हु इज़ नीडी। मतलब आपको बाहर जाके करना है, क्योंकि आपके कोई इटर्नल नहीं रहनी है पावर। ये पावर आपकी है, आपने भर्ती करनी है, आपने कोई मदद करनी है, आपने किसी को पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करनी है, ये पावर आपकी इटर्नल नहीं है। मैं इस वक्त कुछ नहीं ये कर सकता। तो इस वक्त जब आपके पास ये पावर हो तो यूज़ इट, इसको डेफर मत करिए। आप प्रमोशन करनी है अपने मुलाजमों की, यूज़ दिस पावर, क्योंकि ये पावर ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे जाओगे या रिटायर हो जाओगे तो आपकी ये पावर ख़त्म हो गई। सो यूज़ दिस पावर व्हेन यू आर इन सर्विस एंड यूज़ इट फॉर गुड पर्पज़। आप इसका इस्तेमाल करो, जो डिज़र्विंग हो उसकी मदद करो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ
कि उसकी क्या जात है। जाति न पूछो साइल की, पूछ लीजिए काम। साइल से ये ना पूछो कि तुम्हारी क्या जात है, उससे पूछो काम क्या है। तो अगर आपको लगे कि उसका काम जेन्युइन है, मेरिट है उसमें, तो उसके काम कर दीजिए। सर आपने पावर की बात की कि जो अगर पावर आती है तो उसका सही इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब बात आती है सरकार की, गवर्नमेंट की, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बनाती है, अलग अलग लॉज बनाती है पार्लियामेंट के थ्रू या असेंबलीज़ के थ्रू, और फिर बात आती है पुलिस की, जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाती है, उनको फॉलो करवाती है कि वो लॉ जो है वो फॉलो हो। तो एक सरकार और पुलिस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहता है? देखो, पुलिस वालों को ये समझ लेना चाहिए कि हमेशा कानून की बालातरी होनी चाहिए। कीप द लॉ ऑन योर राइट साइड, क्योंकि जिस वक्त टेस्ट का वक्त आएगा उस वक्त कोई आपके साथ नहीं देगा, सिर्फ कानून आपके साथ देगा। तो जो नेतागण हैं, बाकी रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं लोगों की। लेकिन ये आप में हिम्मत होनी चाहिए उनको कहने के लिए कि साहब क्या ठीक है क्या गलत है। अगर आपको कोई गलत निर्देश दिया जा रहा है तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उनको कहने के लिए कि ये काम नहीं हो सकता। और मैंने जो एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में किया है कि आम तौर पे 99% वक्त पे वो आपकी बात समझ जाते हैं और वो आपको मजबूर नहीं करते हैं गलत काम करने के लिए। कमज़ोरी हम में है कि साहब हम उनको कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको न कहने से हमारा सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना उसको जद पहुंचती है। क्योंकि हम उनको हाँ इसलिए नहीं कहते उनको खुश करने के लिए, हम इसलिए कहते हैं कि ये अच्छी पोस्टिंग दे देगा अगली मेरे को जी। सो देयर इज सेल्फिश इंटरेस्ट। सो इफ वी डोंट हैव दिस सेल्फिश इंटरेस्ट एंड वी शुड हैव पावर टू से नो टू एनी लीगल ऑर्डर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर डॉक्टर अशोक बान जी ने जो कहा, जो युवा पुलिस में आना चाहते हैं, इन सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जब वो इन सर्विसेज को ज्वाइन करें तो इनका सीधा सा मैसेज है कि सच्चाई का साथ दें, सच्चाई के साथ काम करें, आगे सब कुछ अपने आप सही होता जाएगा। तो ग्रेटर जम्मू वर्चुअल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।